हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की सीरीज़ है और आज जो है पॉलिटी का ही एक नया चैप्टर लेके आए हैं, संविधान की अनुसूचियाँ। आज हम पढ़ेंगे संविधान की कौन कौन से अनुसूचियाँ हैं और उन अनुसूचियों में कौन कौन से विषय शामिल हैं, यानी कि कौन कौन सी अनुसूची किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में वर्तमान में अभी जो है कुल 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल्स है। तो इन सारे अनुसूचियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मूल अनुसूचियाँ कितना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं मूल संविधान में। जब संविधान अंगीकृत हुआ था, जब संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस दौरान टोटल कितनी अनुसूचियाँ थी? उस दौरान 8 ही अनुसूचियाँ थी। ध्यान रहे, जब भी पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में जो थे वो 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ने लगी, हमने कहा था कि मूल संविधान में सारी चीज़ों को रखा गया। उसके अलावा जब जब ज़रूरत पड़ने लगी उसमें कुछ कुछ बदलाव की, कुछ कुछ संशोधनों के, तो संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, कानून में परिवर्तन किया गया या अलग अलग कानून बनाए गए और उनको फिर वापस से हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी अनुसूची जो है किस किस टॉपिक से, किस किस विषय से रिलेटेड है और उसका तात्पर्य क्या है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले संविधान की प्रथम अनुसूची जो बोलती है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र करती है, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। सबसे पहली चीज़, यानी कि भारत राज्यों में तो बटा हुआ है लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं है, भारत से अलग नहीं है और ना अलग हो सकता है। तो यही हो गया, भारत राज्यों का संघ है। और इसी में काफ़ी सारे जिक्र हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक पूरी तरीके से सारा जिक्र जो है राज्य से संबंधित है। जैसे कैसे राज्य का बंटवारा है, केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं। उसके अलावा इसमें इसी अनुसूची में ये भी चीज़ें हैं कि जैसे क्या हुआ कि कोई राज्य, अलग राज्यों का निर्माण कैसे होगा, उनके नाम में परिवर्तन कैसे करने, ये सारे राज्यों से रिलेटेड या केंद्र शासित राज्यों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। यानी कभी भी देखते हैं हम लोग भारत राज्यों का संघ है सबसे पहले वर्ड में, तो अनुसूची पहला जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित होगा। अब दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में जो है हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो जितने भी पद हैं, संसद के पद, विधानसभा, विधानमंडल के पद, तो उनका जो वेतन भत्ता है ना, सैलरी उनकी, तो वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है दूसरी अनुसूची में। पहले अनुसूची में राज्य संघ क्षेत्र के बारे में, दूसरी अनुसूची में जो संसदीय जो पोस्ट है उनमें वेतन भत्ते जो हैं उसके बारे में। अब तीसरी चीज, वेतन भत्ते की बात हो गई, अब शपथ ग्रहण की बात आई, तो संविधान के तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में जिक्र किया गया। जो भी जैसे संसद से निर्वाचित क्षेत्र है, विधानसभा, विधानमंडल से जो भी निर्वाचित क्षेत्र है या फिर तो उनका जो शपथ ग्रहण होता है, तो वही चीज़ है, शपथ ग्रहण के ये जो विषय को है डाला गया है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो जान सकते हैं तीसरी अनुसूची उनके शपथ ग्रहण से संबंधित है। अब आते हैं चौथी अनुसूची में, तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जब भी आप याद करें ना तो छोटे छोटे वर्ड्स में याद करें। जैसे ये प्रथम अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन भत्ती, तीसरे शपथ ग्रहण, तो इसके साथ काफ़ी सारे वर्ड जुड़े होंगे, यानी कि इसमें कौन कौन से पोस्ट का, यानी कि कौन कौन से संसदीय उम्मीदवारों के वेतन भत्ते का जिक्र करा, उतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसी वजह से शॉर्टकट लिखे ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। चौथी अनुसूची की राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, आप बस इतना ही याद रखें कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची से संबंधित है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कहाँ से होगा, तो आखिर राज्य या केंद्र शासित राज्य से ही होगा। तो आप ये वर्ड भी निकाल दें, सीधा आप ये चीज़ लिखें, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, और ये तो दिमाग में आ ही जाएगा कि सीट कहाँ से आएंगे भाई, तो सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ही आधार पर होगा ना।
तो ये चौथी अनुसूची में। अब पांचवी अनुसूची क्या कहती है? पांचवी अनुसूची कहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी जो क्षेत्र है ना, तो उसमें प्रशासन संबंधी विवरण, वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा, वहाँ के कानून नियम कैसे होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है ये संविधान के अनुसूची 5 में। तो ध्यान रखें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी क्षेत्र में प्रशासन संबंधी विवरण 5वीं अनुसूची में। अब छठी भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो है इसमें राज्य ज़्यादा है इसलिए उसका जिक्र करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 4 राज्यों का जिक्र किया गया है। तो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये राज्यों के नाम आपके लिए याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा राज्य जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है, या इनमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ आप याद कर सकते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये क्या है आपका जो ईस्टर्न स्टेट्स है, पूर्वी राज्य हैं, तो वहाँ पे तो कई सारे राज्य, मुख्यतः 7 राज्य जो है 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मणिपुर का नाम ले लिए और भी दूसरे स्टेट का नाम ले लिए। तो आपको 4 ये याद रखना पड़ेगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी विवरण। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जिक्र किया गया है। अब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है, तो इन सब के बारे में भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ाए थे। संघ सूची में वैसे विषयों पे कानून बनाया जाता है, वैसे सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है जिसमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, या कानून बनाने या कानून में बदलाव करने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार को है, संघीय सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो संघ सूची हो गया, संघीय सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसमें जो कुल जो है वो 98 विषय हैं शामिल। ये विषयों में बदलाव हो सकते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे कि कुछ किसी विषय को, जैसे आपका 42वां संविधान संशोधन था तो कुछ विषयों को यहाँ पे इसमें जोड़ दिया गया है समवर्ती सूची में। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो संघ सूची में 98 विषय हैं कुल, यानी कि इतने विषयों पर जो टॉपिक्स है तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। दूसरी चीज़ है राज्य सूची। राज्य से, राज्य नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य सूची में कानून बनाने का या बदलाव करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही होगा। इसमें विषय जो हैं अभी केवल 59 विषय हैं। गूगल पे ये डेटा अलग देता है, गलत देता है, और इधर आप देखते हैं ये जो डेटा है तो ये आपका लक्ष्मीकांत के बुक का है, तो आप कंफ्यूज ना होएं क्योंकि काफ़ी सारे जगहों में ये डेटा जो विषय संबंधित है तो वो आपको अलग दे देता है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें क्या होता है, इसमें अभी 52 विषय हैं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों शामिल होती है, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, तो ये सब से टॉपिक से रिलेटेड जो है उस पर कानून बनाती है कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों। तो इस तरीके से 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आता है। संघ सूची में 98 विषय हैं, वही राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो एक बार इसको और रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है, राज्य संघ क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, वेतन भत्ते से। वेतन भत्ता किसका हो गया, तो संसदीय क्षेत्र में जिनका निर्वाचन हो रहा है तो उनका, विधानसभा विधानमंडल क्षेत्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई भी मुख्यमंत्री, तो उनका जो लोकसभा अध्यक्ष, तो उनका वेतन भत्ते का जिक्र किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची जब वेतन भत्ता मिल गया, शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया है। जो भी उम्मीदवार जो चयनित होकर आते हैं संसद में, विधानसभा में, तो उनका जो है शपथ ग्रहण जो होता है तो तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कहाँ से होगा, राज्य या केंद्र शासित राज्य से। 5वां जनजातीय क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो भी प्रशासन संबंधी, वहाँ पे शासन कैसे होगा, वहाँ के कानून कैसे होंगे, क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का विवरण दिया गया है 5वीं अनुसूची में। अब आ गया छठी अनुसूची। तो 5वीं से ही रिलेटेड छठी भी है, लेकिन उसमें राज्यों के नाम हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, असम, त्रिपुरा,
मिज़ोरम और मेघालय। इन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति हैं तो उनके जो प्रशासन संबंधी उनका वहाँ पे शासन कैसा चलाया जाए उसका विवरण दिया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषा संबंधी, संविधान में कौन कौन सी भाषाओं का जिक्र है उसके बारे में दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि मूल, संविधान में मूल भाषाएं कितनी हैं, तो मूल का मतलब होता है कि जब ये बना था, जब संविधान अंगीकृत हुआ था तो उस दौरान उसमें जो 8वीं अनुसूची उस दौरान कितने विषय शामिल थे? कुल 14 विषय शामिल थे, लेकिन अभी जो है 22 विषय शामिल हो गए। जैसे जैसे भाषाओं की जानकारी बढ़ती गई, लगा कि इस भाषा को ज़रूरत है, इस भाषा की डिमांड ज़्यादा है, इस भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल करने की ज़रूरत है, तो ऐसे वैसे उन सब्जेक्ट्स, उन लैंग्वेजेस को, उन भाषाओं को ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। और अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो संशोधन करके आगे और भी सब्जेक्ट और भी लैंग्वेजेस को जोड़ा जाएगा। तो 8वीं सूची मूल भाषाएं पूछा जाएगा तो 14 और वर्तमान जो कुल भाषाएं हैं वो 22। तो यहाँ हम कुल पहले 22 भाषाओं के बारे में देख लेंगे, उन 22 भाषाओं के नाम, और आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक सेट करके याद कर सकते हैं इसे। वैसे 22 भाषाओं के बारे में के नाम को याद करने की ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि संविधान की भाषाएं हैं ये। मगर जो मेन जो है क्वेश्चन आता है कहाँ से, कि संशोधन करके जो 14 मूल भाषाओं के बाद जिन भाषाओं को जोड़ा गया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश का, अंग्रेजी शब्द का जिक्र नहीं किया गया। क्यों भाई? अंग्रेजी क्यों नहीं, शब्द का जिक्र क्यों नहीं किया? इतनी डिमांड है इंडिया में तो होना चाहिए ना संविधान में लिखित, तो इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो हमारा पूरा संविधान है वो अगर देखा जाए तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो इंग्लिश में ही लिखी गई है। अब देखते हैं ये 14, इसमें से जो ये पूरी 22 भाषाएं हैं, लेकिन 14 भाषाओं के बाद जो जो भाषाएं जोड़ी गई संविधान संशोधन करके, उन भाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 14 भाषाएं तो पहले से ही हैं, 15वां भाषा के रूप में सिंधी को चुना गया। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को चुना गया। और आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सेंधा, नमक। तो कैसे? उसके बाद जो संशोधन हुआ 16, 17, 18, 3 भाषाओं को जोड़ा गया 16, 17, 18 के रूप में, तो उसे जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो ये तीनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो नमक के तहत न से नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया, क से कोंकणी हो गया। तो वो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। अब आता है कि 3 भाषाएं और जोड़ी गई। कितने हुए टोटल? अभी आपके 15, 16, 17, 18 भाषाएं हुई। 22 भाषाओं को होना है तो कितना, 3 और जोड़ना है। तो 3 भाषाएं जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन 2003 में, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो संथाली जो है झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा है जो कहाँ पे जोड़ी गई, संविधान में निहित है। तो इस प्रकार से। और यहाँ पे देख रहे हैं ओडिया, ये जो ओडिया है इसके नाम में परिवर्तन करके इसको ओडिया किया गया। पहले ना इसको उड़िया बोलते थे, लेकिन 2011 में संशोधन करके इसे ओडिया बनाया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो 15वीं भाषा आपकी जो है वो सिंधी हो गई 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक जोड़ा गया, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके अलावा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। अब यहाँ से सबसे पहला जो संशोधन हुआ, हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। उस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दौरान संविधान पूरे देश में लागू किया गया। और लागू करने के बाद ही जैसे कि क्या हुआ कि 1950 में ये चीज़ें हुई, 1951 से ही संविधान के कानूनों में और कानून जुड़ने लगे, संशोधन की आवश्यकता पड़ने लगी। तो 9वीं अनुसूची जो है उसी का एक एग्जाम्पल है। सबसे
इससे क्वेश्चन तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो सबसे पहला संविधान संशोधन ठीक 1950 में आपका संविधान लागू 1951 में हुआ। तो 1951 में कौन सा क्या जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 को भूमि अधिग्रहण संबंधित जो मामले हैं वो 9वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है। और उसके बाद अब 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून, इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं। जैसे क्या होता था ना कि पहले लोग दल बदल कर जाते थे इजीली, तो उसके बाद कुछ इसमें नियम आने लगे जिसके तौर पे दल बदल के आधार पे किसी भी व्यक्ति को निरहर करार दिया जाता है, यानी कि वो उस योग्य दल बदल हो गया तो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, यानी कि कौन सा दल बदल कहलाएगा या कौन सा दल बदल नहीं कहलाएगा। अगर कोई एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है तो कौन लीगल होगा कौन इलीगल होगा, तो इस चीज़ को का जिक्र जो है इसमें किया गया है दल बदल कानून में। तो ये कब किया गया? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। अब धीरे धीरे त्रिस्तरीय सरकार बनाने की मांग हुई। तो हम जानते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी आई, और तो इसी के सिफारिश के आधार पे क्या किया गया, फिर अशोक मेहता समिति। तो जब हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। तो पंचायती राज को जोड़ने की मांग की जाने लगी। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ के रखा गया। तो कब हुआ संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992। ये चीज़ें हमने पहले भी काफ़ी 2-3 बार ये चीज़ें पढ़ा दी हैं ये टॉपिक को, कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया, और जिसके तहत सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज तो ग्रामीण स्तर पर, लेकिन शहरी स्तर पर ऐसी व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय मतलब प्रथम स्तर में केंद्र सरकार, द्वितीय स्तर में राज्य सरकार, और त्रिस्तरीय में ये जो पंचायती या नगर पालिका जो वाला जो है ये चीज़ें हैं। तो गांव पंचायती राज गाँव तक सीमित है, गाँव के लिए है इसके नियम कानून, और शहरों के लिए ये त्रिस्तरीय सरकार जो है नगर पालिका नगर निगम के रूप में होगी। तो नगर पालिका जो है ये जोड़ा गया, इससे संबंधित व्यवस्था है 74वां संविधान संशोधन 1992 को ही। ये 73वां ये 74, और दोनों एक ही सेम ईयर में है, तो ये याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय हैं, ये ध्यान रहे आपको। तो जब पंचायती राज व्यवस्था नगर पालिका सारे चैप्टर्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, और आशा करते हैं कि संविधान की जो ये 12 अनुसूचियाँ आपको याद करने में और समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।